तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कौन सी महिला पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई है। तो इनका आंसर होगा पायल छाबड़ा। तो मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा ये हरियाणा की रहने वाली हैं और अभी वो पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई हैं। तो सिर्फ इस प्रश्न से इनका नाम आपको याद रखना है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। अच्छा अब चलिए फिर बताइए, अभी सितंबर 2023 में पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ का आयोजन ये कहां पे किया गया। तो आंसर होगा वाराणसी में। तो अभी 17 सितंबर 2023 को वाराणसी में पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए जागरूकता पैदा करना और एक मंच प्रदान करना। तो दिव्यांगजन का महाकुंभ ये विकलांग व्यक्तियों का एक जमावड़ा है। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो वर्ल्ड बैम्बू डे इसे इंग्लिश में कहते हैं, हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अच्छा याद रखना, बांस कोई पेड़ नहीं है, ये घास में आता है। घास की प्रजाति है जो तेजी से बढ़ती है और अपनी ताकत के लिए जानी जाती है। वैसे बांस की खेती के मामले में चाइना नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे भारत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो याद रखना कि भारत में बांस को गरीब की लकड़ी या हरा सोना भी कहा जाता है। वैसे वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसकी स्थापना होती है सन 2005 में और मुख्यालय इसका मिलेगा आपको बेल्जियम में। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 16 सितंबर को। और याद रखना ये हर साल 16 सितंबर को नहीं होता, ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है। तो इस बार हमने इसे 16 सितंबर को मनाया, इंटरनेशनल रेड पांडा डे। ये दिन लाल पांडा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये जो जानवर है लाल पांडा, ये पूर्वी हिमालय का मूल निवासी है जो चाइना, नेपाल और भूटान के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। फिर बताइए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है। तो आंसर होगा 29 जून को। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 29 जून को यानी कि भामाशाह जयंती पर व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसमें आप इतना ही ध्यान रखो, लेकिन कुछ नए डेज में आपको और याद दिलाऊं तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और अभी 30 मार्च को हमने पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस भी मनाया और 28 जुलाई को अभी हमने पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे भी मनाया था। फिर बताइए, हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता। तो आंसर होगा इसका कार्लोस सेंज। आप लोग सोच रहे होंगे अभी भी मैक्स वर्स्टपन नहीं जीता होगा, क्योंकि सोचना वाजिब है, अभी तक हम क्या देख रहे हैं, लगातार मैक्स वर्स्टपन ही जीतते हुए आ रहे हैं। पर अब जाकर के उनकी इस जीत को तोड़ दिया है कार्लोस सेंज ने। और अब आप पूछोगे कि वो किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं, तो फरारी के। और आप यूं भी कह सकते हो कि इस साल हमने देखा कि पूरे साल जितनी भी रेस हुई है सारी रेस किस कार कंपनी ने जीती है, रेडबुल ने। तो इस तरह से तो रेडबुल का सपना ही उसने तोड़ दिया, क्योंकि अभी तक साल एंड होने में बस 3-4 महीने बाकी थे। 3-4 महीने और अगर ये रेडबुल जीत जाता तो एक रिकॉर्ड बन जाता कि पूरे साल रेडबुल विजेता रहा। लेकिन लास्ट टाइम पे फेरारी ने उसके सपने को तोड़ दिया। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने क्रिकेट एशिया कप 2023 को जीता। तो आंसर होगा भारत ने। तो क्रिकेट एशिया कप 2023 इसका फाइनल हुआ था अभी कोलंबो श्रीलंका में। भारत ने इसको 8वीं बार जीत लिया है। फाइनल में किसे हराया, श्रीलंका को ही हराया। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे कुलदीप यादव, प्लेयर ऑफ द मैच रहे मोहम्मद सिराज और कैच ऑफ द मैच रहे रविंद्र जडेजा। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस का शीर्ष प्रायोजक अधिकार किसे मिले, यानी कि टाइटल स्पॉन्सर कौन बना। तो आंसर होगा इंडिया। तो मोटो जीपी रेस ये भारत में पहली बार हो रही है 22 से लेके 24 सितंबर 2023 तक। कहां पे? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। और इसका टाइटल स्पॉन्सर बना है इंडियन ऑयल, ये आपको याद रखना है। फिर बताओ, एला वेलेन वेलारिवन का संबंध किस खेल से है। तो आंसर होगा शूटिंग से। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 हुआ। कहां पे? ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में, जहां पे भारत के एला वेनेल वेलारिवन ने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है। ये चैंपियनशिप अभी
12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक हुई थी ब्राजील में। और मैं आपको बता दूं, ये तो ओवर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है चैंपियनशिप, तो पूरा आपको बता देता हूं। भारत ने टोटल इसमें 2 मेडल जीते हैं। एक तो गोल्ड इन्होंने जीता है, एला वेनिल वेला रिवन इनका नाम है, और इसमें एक सिल्वर हमने जीता है, जो हमारे लिए कौन ने जीता, निश्चल ने, वुमेन्स 50 मीटर राइफल इवेंट में। तो एक गोल्ड आ गया हमारे पास, एक सिल्वर आ गया, और इस तरह से मेडल लिस्ट में बात करोगे तो भारत 5वें स्थान पर रहा। ये मेडल लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। इसको टॉप किया है इटली ने, क्योंकि इटली ने 2 गोल्ड और 1 ब्रोंज जीता है, और इस तरह से ये पहले स्थान पे है। देख सकते हो आप, दूसरे स्थान पे चाइना है, भारत 5वें स्थान पर है। तो मैंने प्रश्न आपसे खिलाड़ी के रूप में पूछा, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। एज ए स्टैटिक खिलाड़ी का नाम दे देंगे जो भी चर्चा में रहे, न्यूज में रहे, और पूछ लेंगे इनका संबंध किस खेल से है। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी क्रिकेटर दीपक चाहर के नए ब्रांड का नाम क्या है जो अभी उन्होंने लॉन्च किया? तो आंसर होगा D9 स्पोर्ट्स। तो अभी इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर ने D9 स्पोर्ट्स नाम से अपना खुद का स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च किया है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। ब्रांड का लक्ष्य क्या है? युवा और उभरते एथलीटों के लिए किफ़ायती उत्पाद बनाना। तो स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी सामान होते हैं आपके, जैसे स्पोर्ट्स के कपड़े हो गए, स्पोर्ट्स का बैट हो गया, ग्लव्स हो गए, जूते हो गए, हेलमेट हो गया, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा श्रीनिवासन के स्वामी। तो आर के स्वामी हंसा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये श्रीनिवासन के स्वामी, जिनको अभी 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, वे वर्तमान में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। वहीं अगर ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की बात करें, जिसकी स्थापना होती है 1948 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके महासचिव कौन है? हॉर्मुजद मसानी, लेकिन अध्यक्ष बन गए हैं श्रीनिवासन के स्वामी। बाकी अभी मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन बने थे रजनीश कुमार है, नेस्कॉम के उपाध्यक्ष बने थे सिंधु गंगाधरन बनी थी, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने थे प्रकाश श्रीवास्तव। ये नाम न्यूज में है, अभी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा काजी फैज ईसा। तो पाकिस्तान के 29 नंबर के चीफ जस्टिस बन गए हैं काजी फैज ईसा। इनको शपथ किसने दिलाई? तो पाकिस्तान के, जो कौन है? आरिफ अलवी है। अच्छा, आयशा मलिक का नाम आपने सुना होगा, हमने पढ़ा था, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी ये। वैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात करें तो बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बने ये। और अभी पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? अनवारुल हक काकर। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे पेंगुइन रैंडम हाउस का CEO नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निहार मालवीय को। तो भारतीय मूल के हैं निहार मालवीय, जिनको अभी न्यूयॉर्क स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन समूह है पेंगुइन रैंडम हाउस, इसका CEO नियुक्त किया गया है। तो ये एक पब्लिकेशन कंपनी बुक पब्लिश करती है, और ये किनका स्थान लेंगे? निहार मालवीय मार्कस डोहले का स्थान लेंगे। अभी आप जानते हो, मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन बने थे रजनीश कुमार। वैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे जनार्दन प्रसाद, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने नितिन अग्रवाल, इनका नाम है। तो ये नाम भी न्यूज में थे, इनको भी ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की? तो आप सभी जानते हो उसका उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, अभी उन्होंने भोपाल में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को शुरू किया है। और इस योजना के तहत क्या होगा? जो परिवार विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवास यानी कि घर की जो सुविधा है उसका लाभ पाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें इस योजना के तहत अपना मकान दिया जाएगा। और इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि हर योजना में रहती है कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, आपकी सिंचाई का अगर कोई खेत वगैरह है तो इससे कम होना चाहिए। तो वो सारी शर्तें वे हमारे करंट अफेयर्स के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। योजना का नाम ये है। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। और इसी से संबंधित एक योजना कौन सी चलती है यहाँ पे? लाडली बहना योजना। ये तो हो गई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, और एक चलती है लाडली बहना योजना। यहां से करंट अफेयर्स का प्रश्न ये बन जाएगा, भाई ये तो आपको पता है मध्य प्रदेश की है ये,
लेकिन प्रश्न ये बन जाएगा कि यहाँ पे अभी तक पहले 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाते थे महिलाओं को, लेकिन अभी उसे बढ़ा के कितना कर दिया, तो याद रखना 1,250 रुपये कर दिया है। और लाडली लक्ष्मी योजना ये भी मध्य प्रदेश की ही है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अभी उन्होंने राज्य के श्रम बल के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को शुरू किया है। तो क्या होगा इस योजना में, तो श्रमिकों के परिवारों के लिए मातृत्व लाभ 1,000 रुपए से बढ़ाकर उसे 6,000 रुपए कर दिया। और अगर किसी श्रमिक की प्राकृतिक कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक मिलेंगे। पर अगर दुर्घटना के रूप में अगर उसकी मृत्यु होती है तो फिर उसके परिवार वालों को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक मिलेंगे। और इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों के बीच में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय टूर्नामेंट कराए जाएंगे। और इसमें पुरस्कार राशि भी निर्धारित की गई है, जैसे कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में अगर कोई बच्चा गोल्ड मेडल लाता है तो 15,000 रुपए, सिल्वर लाता है तो 10,000 और ब्रोंज लाता है तो 1,000 रुपए मिलेंगे। वहीं राष्ट्रीय स्तरीय टूर्नामेंट में अगर कोई बच्चा गोल्ड लाता है तो 30,000, सिल्वर में 20 और ब्रोंज में 15,000 रुपए मिलेंगे। तो याद रखना, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना मैंने आपको सारा बता दिया, शुरू किया अरुणाचल प्रदेश ने। फिर बताइए, केंद्र सरकार ने अभी विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की है, तो आंसर होगा 8%। तो अभी विश्वकर्मा जयंती थी 17 सितंबर को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन होता है, तो अभी उसी मौके पर उन्होंने ये विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, इसमें पारंपरिक कौशल वाले जो लोग हैं उनको अपना कारोबार खड़ा करने में मदद मिलेगी, मतलब उनको लोन भी दिया जाएगा और स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और याद रखना, लेकिन इस योजना में 18 व्यवसायों को चुना गया है, उससे जुड़े लोगों को ही फायदा होगा। और वो 18 व्यवसाय कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है, तो आप देख सकते हैं। और इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। अच्छा, हमने कहा कि इसमें लोन मिलेगा, तो कितने रुपए का लोन मिलेगा, तो 3 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा, वो भी 5% ब्याज दर पे। और मैंने आपको प्रश्न में बताया इसमें सरकार कितनी सब्सिडी देगी, 8% की। ऐसा कहा है अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। जो आप लोन लोगे ना उस पे मिलेगी 8% की सब्सिडी आपको। तो ये विश्वकर्मा योजना है, इससे संबंधित सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपको बता दिए। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप, और इस क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, किस राज्य के हैं ये, तो इसका तो उत्तर होगा कर्नाटक। एक्चुअली में अभी कर्नाटक के बेलूर, हेलेबिड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से अब ये भारत की 42वीं विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुके हैं। ये जो 3 स्थानों पे जो होयसला के मंदिर हैं, इनको संयुक्त रूप से, अलग अलग नहीं कि ये अलग ये अलग ये अलग, संयुक्त रूप से इनको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और इस तरह से ये भारत की कौन से नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, तो 42 नंबर की। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं तो होयसला ये एक शक्तिशाली राजवंश था। 12वीं से 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था और होयसला राजाओं को कला के संरक्षण के लिए जाना जाता था। इन मंदिरों की बात करें तो इन मंदिरों को 12वीं 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। और अगर आपसे पूछे किस शैली में बने हैं ये हाइब्रिड या बेसर शैली में बने हैं, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से द्रविड़ है और ना ही नागर शैली में है। इन मंदिरों की अगर बात करें तो बेलूर में जो ये मंदिर है ये होयसला मंदिरों में सबसे बड़ा है और किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को। वहीं हेलेबिड में जो ये होयसला का मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि सोमनाथपुरा वाला मंदिर ये भगवान केशव को यानी कि भगवान विष्णु को ही समर्पित है। अच्छा, ये तो हो गया 42 नंबर का भारत का। अभी हमने पढ़ा था 41 नंबर का विश्व धरोहर स्थल बना कौन सा, शांति निकेतन, जो कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। और उससे पहले 40वां कौन सा था, गुजरात का धोलावीरा। और उससे पहले 39 नंबर का था काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, जो कि है तेलंगाना में। और इस तरह से 42 हो गए। तो 42 में आप क्या देखोगे, 7 तो आपके प्राकृतिक हैं यानी कि नेचुरल है,
34 सांस्कृतिक स्थल हैं और ये विश्व का एकमात्र मिश्रित स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। ये कंचनजंगा है जो कहां पर है? सिक्किम में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, तो 2 हैं। एक तो जयपुर है और एक अहमदाबाद है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत यानी कि अमूर्त धरोहर यानी कि इंटेंजिबल साइट्स ये कितनी है? 14 है। और 14th नंबर की है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। तो यहां पे मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, इनको ध्यान रखना आप। एक बार यूनेस्को की भी बात कर लेते हैं जिसकी स्थापना होती है 1945 में। फुल फॉर्म हो गई इसकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो आंसर होगा संविधान सदन। तो अभी हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने कहा कि पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा और इस नाम का सुझाव दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के अत्रेयापुरम पुथारेकुला को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अब ये क्या है अत्रेयापुरम पुथारेकुला? तो ये चावल और गुड़ से बनी हुई मिठाई है, आंध्र प्रदेश की है ये, और अभी इसी को जीआई टैग मिला है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे सिंगापुर के ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनको अभी सिंगापुर सरकार ने सार्वजनिक सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। ये असम के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। वैसे ये सम्मान पहले और भी कई भारतीयों को मिल चुका है, जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और भी 2-3 भारतीय हैं उनको मिल चुका है, लेकिन उनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर्स के पर्पज से देखोगे तो हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट है अभी कि ये लेटेस्ट सम्मान किसे मिला। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को मिला है, असम के मुख्यमंत्री हैं। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ऑपरेशन सजग अभ्यास का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल। तो तटीय सुरक्षा अभ्यास है जिसका नाम है ऑपरेशन सजग, और इसका आयोजन किसने किया? भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। कहां पे? पश्चिमी समुद्री तट पर। और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य था तटीय सुरक्षा को मजबूत करना। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, स्थापना होती है इसकी 1 फरवरी 1977, नई दिल्ली में मुख्यालय है, और इसका आदर्श वाक्य होता है वयम रक्षाम। और इसके डायरेक्टर जनरल अभी नए बने थे, नाम है राकेश पाल, 25वें नंबर के बने थे। चलिए फिर बताइए कि सितंबर 2023 में अपूर्व चंद्रा ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? तो आंसर होगा पीपल्स G20। अपूर्व चंद्रा ये कौन है? ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव हैं, और अभी इन्होंने ही नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 पर पीपल्स G20 नाम से एक ई बुक को लॉन्च किया। इस बुक में भारत की अध्यक्षता में G20 की पूरी यात्रा का विवरण बताया गया है। अच्छा, सूचना व प्रसारण मंत्री कौन है हमारे, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं, जिनके पास एक और मंत्रालय है। आप बताओ इनके पास एक और कौन सा मंत्रालय है? चलो फिर बताओ कि सितंबर 2023 में किस स्थान पर गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा जोहान्सबर्ग। तो कोविड-19 महामारी के बाद यानी कि 3 साल बाद साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी पदयात्रा इसका आयोजन फिर से किया गया। ये इसका वैसे 35वां संस्करण था, और इसमें 6 किलोमीटर लंबी पदयात्रा थी जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए।